आज का टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग में सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल बैंक क्या है। तो सेंट्रल बैंक को लेकर के सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स बॉडी मीन्स ए सुप्रीम बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक बड़े बैंक की ज़रूरत होती है। उसको बोलते हैं हम सेंट्रल बैंक। हमारी इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से हर कंट्री का अपना अपना ये सेंट्रल बैंक होता है जो उस इकोनॉमी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। हमारी इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो एस्टेब्लिश किया गया 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, और एक एक्ट बनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो पार्लियामेंट से पास किया गया। उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसी तरीके से हर कंट्री, जैसे यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है, यूएसए में इज नोन एज फेडरल रिजर्व सिस्टम। इस तरीके से और भी कंट्री हैं और हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इस बैंक के क्या फंक्शन है, क्या ये वर्क करता है, उस पर भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। पहला इसका जो फंक्शन है वो इश्यूइंग द नोट। ये जो बैंक है इकोनॉमी में जो करेंसी सर्कुलेट होती है उस करेंसी को इश्यू करने की जो मोनोपोली है वो इसी बैंक के पास होती है और किसी और बैंक इस वर्क को नहीं कर सकती। ऐसे हमारे यहाँ जो करेंसी है वो नोट्स एंड कॉइन्स हैं। 1 रुपीज़ नोट और कॉइन्स को छोड़ करके जितने भी जो नोट्स हैं वो सेंट्रल बैंक के थ्रू इश्यू किए जाते हैं, जबकि 1 रुपीज़ नोट एंड कॉइन्स आर इश्यूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 रुपीज़ नोट पर जो साइन होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, जबकि अदर जितने भी नोट हैं जो 10 रुपीज़, 100, 2000, 500 जितने भी नोट्स हैं ये रिजर्व बैंक के गवर्नर के थ्रू सर्कुलेट किए जाते हैं, उसी के इस पर सिग्नेचर किए जाते हैं। दोनों में ये माइनर डिफरेंस है। इट्स क्लियर? इस तरीके से जो नोट करने की जो इशू करने का जो सिस्टम है वो उसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 200 करोड़ रुपीस का जो रिजर्व फंड आरबीआई के पास रखना पड़ता है गवर्नमेंट को, तब जाकर के वो रिजर्व बैंक नोट इशू करती है। इसमें 200 करोड़ रुपीस में 115 करोड़ रुपीस का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए। वो सिक्योरिटीज डोमेस्टिक सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं और फॉरेन सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। जब ये रिजर्व फंड पूरा हो जाता है 200 करोड़ रुपीस का उसके पास रख दिया जाता है, तब जाकर के सेंट्रल बैंक नोट को इशू करता है, उनको छापने का काम स्टार्ट करता है। इट्स क्लियर? सेकंड वर्क है बैंकर टू गवर्नमेंट। जैसा ये वर्ड है कि ये जो बैंकर है वो किसका बैंक है? गवर्नमेंट का है, पब्लिक का नहीं है। इससे इसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, ना ये पब्लिक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है। इसमें जितने भी अकाउंट होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। इनका एक करंट अकाउंट होता है और उस करंट अकाउंट में अपनी जितनी भी रिसीट होती हैं उसको ये डिपॉजिट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो उससे निकालते भी हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो इनकम है या रिसीट है उसके खर्चों से कम रह जाती हैं या उसके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, तो कभी कभी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है। तो रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक उन गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड कराती है और एडवांस के रूप में भी उनको पैसा देती है, जिससे कि उनके किसी प्रकार के जो वर्क हैं, काम हैं, जो पब्लिक के वेलफेयर के जो वर्क हैं वो न रुकें। थर्ड वर्क है बैंकर टू बैंक। इट मीन्स यहाँ बैंक का जो मीनिंग है वो कॉमर्शियल बैंक से है।
जितने भी इकोनॉमी के अंदर जो कॉमर्शियल बैंक चल रहे हैं, जो पब्लिक के साथ बिजनेस करती हैं, पब्लिक के अकाउंट अपने पास रखती हैं, खोलती हैं, उन सारी बैंकों का भी एक बैंक है, क्योंकि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनका अकाउंट सेंट्रल बैंक में होता है और अपना जो रिसीट है, टोटल जो डिपॉजिट्स हैं उनका 1% उनको आरबीआई के पास भी रखना होता है। इसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। जो उसकी टोटल रिसीट्स हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिक्स कर देती है, ऐसे 3% से 15% तक का रेशियो था, इसमें 4% के समथिंग है कि सपोज करिए टोटल रिसीट 1 करोड़ रुपीज की है और 4% का मतलब कितना हो गया, तो उसका जो हम रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो है वो उसको रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास। दूसरा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कि जब कभी कभी इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कमर्शियल बैंक के सामने कि उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके पास पैसा नहीं होता है, वो कहाँ जाए, उसके पास केवल एक अंतिम जो सहारा वो सेंट्रल बैंक है। वो सेंट्रल बैंक को कहती है कि हमें इतना पैसे की ज़रूरत है, तो सेंट्रल बैंक उनको ऐसी स्थिति में पैसा अवेलेबल करा देती है, इसलिए इसको बोल देते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये क्लियरिंग हाउस, क्योंकि इनका अकाउंट होता है, ट्रांजैक्शन भी होता है, तो इनके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको क्लियर करने का भी वर्क जो है सेंट्रल बैंक करती है, इसलिए इसको क्लियरिंग हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इट्स क्लियर, इसलिए हम कह सकते हैं ये सारे फंक्शन सेंट्रल बैंक करती है, इसलिए इसको बैंकर टू द बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी एक फंक्शन है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर ऑफ बैंक। सुपरवाइजर बैंक मीन्स ये बैंकों को देखती है, उसका सुपरविजन करती है। कोई बैंक ऐसा तो नहीं है गलत तरीके से काम कर रही है, पब्लिक के साथ बिजनेस कर रही है, कहीं करप्शन तो नहीं कर रही, मिसबिहेव तो नहीं कर रही, उनका कैसा ट्रांजैक्शन चल रहा है, हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है, जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है सेंट्रल बैंक। और इसके साथ साथ लाइसेंसिंग देने का भी काम इसी के पास होता है। एक्सपेंशन ऑफ द बैंक, बैंकों को कहाँ इसका कैसे एक्सटेंशन किया जाए, कहाँ नई ब्रांच खोली जाए, ऐसे एरिया में जहाँ कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो वहाँ ऐसे अपनी ब्रांचों को खोल करके पब्लिक के साथ ही जुड़ना चाहती है। बाइंडिंग एंड मर्जिंग, ये भी काम देखती है कि किस बैंक को मर्ज किया जाए किसी दूसरी बैंक में, ये भी इसके पास पावर होती है। और बाइंडिंग, यदि कोई बैंक गलत तरीके से काम कर रही है या मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही, जो रूल्स रेगुलेशन है, गाइडलाइंस बनाई हैं उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो वो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है, उसको बंद भी कर सकती है। तो इस तरीके से सुपरविजन का भी काम सेंट्रल बैंक का है, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वर्क है, फंक्शन है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की मीन्स आप देखते हैं जो वर्ड, जिस वर्ड से हमें क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से मनी सप्लाई मीन्स पैसा पब्लिक के हाथ में जाए या पब्लिक के पास जो पैसा है वो बैंक के पास पहुंचे, इस तरह की वो पॉलिसियां बनाती है। तो कंडीशन इकोनॉमी में कैसी है सिचुएशन, उसको देखते हुए वो अपनी पॉलिसी को तैयार करती है। उस पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो है बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होते हैं? बैंक रेट मीन्स ये क्या है बैंक रेट, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन दे लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज द बैंक रेट। इट्स क्लियर, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ती है कभी कभी इमरजेंसी में, तो कहाँ जाती है? सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर रखा है कि भाई 4% पर हम आपको लोन देंगे और लॉन्ग टर्म के लिए देंगे। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे जिस रेट पर, उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को
अपनी टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट उसको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम CRR। नेक्स्ट है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR मीन्स हर बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आए उन डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज, उस परसेंटेज के बराबर जो अमाउंट होती है वो अपने पास उसको रखनी पड़ती है। उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसे के साथ वो पब्लिक के साथ अपना जो भी बिजनेस है वो बिजनेस करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन कि ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स कि जो पब्लिक की सिक्योरिटी है, जो RBI की जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेल एंड परचेज करती है। ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन हो रहा है, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो क्या करेगी कि वो अपनी जो सिक्योरिटीज हैं वो सिक्योरिटीज को सेल करेगी, और सेल करेगी तो पब्लिक के हाथ का पैसा कम पहुंच जाएगा, बैंक के पास पहुंच जाएगा। यदि मान लो डिफ्लेशन की स्थिति है, मंदी की स्थिति है, तो मंदी की स्थिति में पब्लिक को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके पास पैसा पहुंचाना होता है जिससे कि वो डिमांड बढ़ाए, परचेजिंग पावर बढ़े। तो इस तरीके से कैसे पहुंचाएगी, वो अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करे, उसको परचेज कर लेगी, पैसा उनके हाथ में पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है सेल्स एंड परचेजिंग का। रिपो रेट और बैंक रेट में थोड़ा माइनर डिफरेंस है कि ये जो लोन है, लोन दिया जाता है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देती है। तो जहाँ शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे, जिस रेट पर देती है उसको बोलते हैं हम रिपो रेट। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देती है। तो मोस्टली जो रिपो रेट में हम देखते हैं ऐसे ऑटो लोन है, हाउसिंग लोन है, ये लोन इसमें दिए जाते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हम इसमें हम प्रॉपर्टी को लेते हैं। सपोज करिए कि आप लोन लेना चाहते हैं और बैंक कहती है कि आपको लोन देने से पहले हम आपकी जो प्रॉपर्टी है, किस पर लोन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी पर, तो प्रॉपर्टी के हमको पेपर दे दीजिए। तो पहले वो ये देखते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। सपोज करिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपीज है, तो बैंक ने कहा कि हम 10 लाख की वैल्यू पर 10 लाख लोन नहीं देंगे, बल्कि 70% हम आपको लोन दे देंगे। तो 10 लाख का कितना हो गया, 70%, 7 लाख हो गया। यदि मार्जिन कितना हो गया, 30% हो गया। भाई 100% में हमने 70% लोन दे दिया, तो मनी सप्लाई 7 लाख हो गई, और मार्जिन हमारा 30% का मीन्स 3 लाख का मार्जिन आ गया। यदि हम इस मार्जिन को कम कर दें तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मान लो 70% से हम 80% कर रहे हैं, तो 8 लाख रुपए लोन हम दे देंगे 10 लाख रुपए पर, तो मार्जिन हमारा 20% हो गया। तो मार्जिन के कम होने से मनी सप्लाई बढ़ती है, और मार्जिन के बढ़ने से मनी सप्लाई कम हो जाती है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सेंट्रल बैंक के पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आती हैं ये सब उसी के पास रखी जाती हैं, उनको भी प्रेजर तरीके से अपने पास रखता है। ये जो फंड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, ये किसी इकोनॉमी को बूस्ट अप करता है, क्योंकि जितने भी फॉरेन ट्रेड होते हैं वो इसी पर होते हैं। क्योंकि फॉरेन ट्रेड तभी हम कर पाएंगे जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, क्योंकि हमारे पास रुपया है, और ज़रूरी नहीं है कि वो रुपया सामने वाला कंट्री हमसे रुपया ले। वो तो कहेगा कि स्टैंडर्ड जो करेंसी है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है। वो डॉलर चाहेगा, हमारे पास डॉलर होगा नहीं, इसलिए हर कंट्री ये कोशिश करती है कि हमारे पास डॉलर की मात्रा ज़्यादा रहे, जिससे कि हम इजीली अदर कंट्री के साथ ट्रेड कर सकें। तो जो भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आते हैं, चाहे वो बॉन्ड के रूप में हो, डॉलर जो भी है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रेजर्व करने का भी वर्क है वो सेंट्रल बैंक का होता है, जो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक के नाम से जानी जाती है।
ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके।